कहानी की शुरुआत होती है एक अजीब और टेंशन भरे सीन से। एक आदमी दूसरे आदमी की टाई पकड़कर उसे बिल्डिंग की छत के किनारे से लटकाए होता है। दूसरा आदमी घबराकर पूछ रहा होता है, तुम्हें क्या चाहिए। इसी मोमेंट पर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक आदमी जिसका नाम डाइसू होता है, उसे पुलिस ने पकड़ रखा होता है। वो बुरी तरह नशे में होता है। वो पुलिस स्टेशन में हंगामा करता है, बदतमीजी करता है और बच्चों की तरह जिद करता रहता है। पुलिस वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार बोलता है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे गिफ्ट देना है, मुझे छोड़ दो। जब वो हद पार कर देता है, पुलिस उसके हाथ बांध देती है ताकि वो और प्रॉब्लम ना कर सके। कुछ देर बाद उसके बचपन का दोस्त जूहान पुलिस स्टेशन आता है। वो पुलिस से बात करके डाइसू को छुड़वाता है और बाहर ले जाता है। बाहर आते ही डाइसू सीधे एक पीसीओ पर जाता है और अपनी बेटी को फोन करता है। वो प्यार से कहता है, मैं जल्दी आ रहा हूँ और जो गिफ्ट्स लिए हैं वो सब तुम्हें दूंगा। फिर जूहान फोन पकड़कर उसकी बेटी से बात करता है और डाइसू बाहर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब जूहान पीछे मुड़कर देखता है, डाइसू गायब होता है। वो चौंक जाता है, इधर उधर देखता है, लेकिन डाइसू कहीं नहीं मिलता। सिर्फ उसका सामान सड़क पर गिरा होता है। फिर डाइसू की आंख खुलती है। वो खुद को एक छोटे से कमरे में पाता है, बिल्कुल जेल जैसा कमरा। दरवाजे पर अजीब वॉलपेपर, एक बड़ा टीवी, एक बेड और कोई खिड़की नहीं होती। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है, किसने उठाया और क्यों उठाया। हर दिन एक आदमी आता है, उसे खाना देकर चला जाता है। डाइसू कितने भी सवाल करता है, उसे कोई जवाब नहीं मिलता। दिन महीने बन जाते हैं, महीने सालों में बदलने लगते हैं। जब भी उसे सुलाना होता है, कमरे में एक गैस छोड़ दी जाती है। वो बेहोश हो जाता है और कुछ लोग आकर कमरा साफ करके चले जाते हैं। एक दिन टीवी देखते हुए उसे पता चलता है उसकी वाइफ का मर्डर हो गया है और इल्जाम उस पर लगाया गया है। ये सुनकर वो अंदर से टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है ये सब उसके किडनैपर्स का ही प्लान है। ऐसी जिंदगी जीते जीते वो बिल्कुल निराश हो जाता है और सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन किडनैपर उसे मरने भी नहीं देता। तुरंत इलाज किया जाता है। हर दिन उसे सिर्फ एक ही खाना मिलता है, डम्पलिंग्स। टीवी ही उसकी दुनिया से एक लौता कनेक्शन होता है। न्यूज़ देखते देखते वो दुनिया के सारे चेंजेस देख रहा होता है। फिर वो डिसाइड करता है अगर मर नहीं सकता, भाग नहीं सकता तो खुद को ट्रेन करेगा। वो रोज एक्सरसाइज करता है, शैडो बॉक्सिंग, पंचिंग, वॉल पर सुरंग खोदने की कोशिश और एक ही सोच, जिसने ये सब किया उसे ढूंढकर उससे बदला लेगा। ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक गैस छोड़ी जाती है और जब उसकी आंख खुलती है, वो एक सूटकेस में बंद होता है बिल्डिंग की छत पर। वो बाहर निकलता है, आंखों को धूप चुभ रही होती है क्योंकि 15 साल बाद वो खुला आसमान देख रहा होता है। वहीं एक आदमी सुसाइड करने जा रहा होता है और डाइसू उसकी टाई पकड़ लेता है। ये वही सीन होता है जिससे मूवी की शुरुआत हुई थी। वो आदमी अपनी लाइफ की कहानी बताता है। फिर डाइसू उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही डाइसू वहां से जाता है, वो आदमी कूदकर जान दे देता है। डाइसू उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका एक ही मिशन होता है, अपने किडनैपर को ढूंढना। बाहर की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई होती है। वो हर चीज को बच्चों की तरह घूर घूर कर देख रहा होता है। शॉप के एक एक्वेरियम के पास वो रुकता है। तब एक बेघर आदमी उसे फोन और वॉलेट देता है जैसे किसी ने भेजा हो। फिर डाइसू रेस्टोरेंट में जाता है, उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ वही किडनैपर होता है, बस उसका हाल पूछकर हंसकर फोन काट देता है। गुस्से में डाइसू एक जिंदा ऑक्टोपस ऑर्डर करता है और उसे जिंदा ही खा जाता है, जैसे अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहा हो। फिर उसका गला चोक हो जाता है। रेस्टोरेंट की वेट्रेस, जिसका नाम मीडो है, उसकी मदद करती है और उसे अपने घर ले आती है। सुबह डाइसू उसके घर में जागता है। दोनों बात करते हैं, लेकिन डाइसू ज्यादातर चुप रहता है। जब मीडो बाथरूम जाती है, डाइसू अपने कंट्रोल खो देता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है क्योंकि 15 साल की तन्हाई ने उसे इमोशनली तोड़ दिया था। लेकिन मीडो हिम्मत दिखाती है, उस पर हमला करती है और उसे दूर कर देती है। यहीं से कहानी और भी डार्क और साइकोलॉजिकल होने लगती है। मीडो धीरे से डाइसू को देखती है और कहती है कि उसे वो पसंद है। वो कहती है कि तुम दिल के बुरे नहीं हो, बस तुम्हारे अंदर तमीज की कमी है। वो उसके अंदर का दर्द समझ पा रही होती है। मीडो खुद भी कभी बहुत टूट चुकी होती है। डिप्रेशन और अकेलापन उसने भी झेला होता है, इसलिए दोनों के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है, जैसे दो टूटे हुए लोग एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहे हों। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं।
मीडो उसकी मदद करती है, वो उसकी बेटी का एड्रेस तक ढूंढ निकालती है, लेकिन डायसू के अंदर बदले की आग इतनी तेज होती है कि वो डिसाइड करता है पहले किडनैपर को मारूंगा फिर बेटी से मिलूंगा। एक दिन खाना खाते हुए उसके दिमाग में बिजली सी चमकती है। उसे याद आता है 15 साल तक वो सिर्फ डम्पलिंग्स खा रहा था। उस टेस्ट को वो कभी भी नहीं भूल सकता है। फिर एक दिन एक छोटी सी शॉप में जैसे ही वो बाइट लेता है उसकी आंखें खुल जाती है। ये वही टेस्ट है। वो डिसाइड करता है कि आगे का काम वो अकेला करेगा। वो मीडो को पीछे छोड़ देता है ताकि वो सेफ रहे। वो डिलीवरी बॉय का पीछा करता है, चुपके से उसके साथ लिफ्ट में चढ़ जाता है और बिना किसी को पता चले उस सीक्रेट फ्लोर तक पहुंच जाता है। वही जगह जहां उसकी जिंदगी के 15 साल छीन लिए गए थे। अंदर जाते ही उसका चेहरा बदल जाता है, आंखों में सिर्फ गुस्सा होता है। वहाँ छोटे छोटे रूम्स और उनमें बंद लोग। उसे समझ आता है वो अकेला विक्टिम नहीं है। एक आदमी को पकड़कर वो उससे बहुत टॉर्चर करता है। 15 साल का दर्द 15 दांत तोड़कर निकाल देता है, जैसे हर दांत के साथ 1 साल का हिसाब चुका रहा हो। आखिर आदमी टूट जाता है। वो कहता है मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता हूँ, असली बॉस का चेहरा कभी नहीं देखा। डायसू उसे लेकर निकलने लगता है, तभी कॉरिडोर में ढेर सारे लोग खड़े मिलते हैं उसे रोकने के लिए। और फिर शुरू होती है एक लेजेंडरी फाइट। एक आदमी और सामने पूरी फौज, हैमर हाथ में और आंखों में जुनून। वो इसी दिन के लिए 15 साल से तैयारी कर रहा था। हर पंच, हर स्ट्राइक में उसका गुस्सा निकल रहा होता है। एक एक करके सब गिरते जाते हैं। वो खून में लिपटा हुआ बाहर निकलता है, जैसे कोई जख्मी जानवर जो अब इंसान नहीं रहा। जख्मों की वजह से वो लड़खड़ाता जाता है, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। तभी एक आदमी आता है, उसे उठाता है, टैक्सी में बिठाता है और उसका नाम लेकर बुलाता है। डायसू तुरंत समझ जाता है यही उसका किडनैपर है, लेकिन उसकी हालत ऐसी होती है कि वो कुछ कर नहीं सकता। अब डायसू की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो खुद को मीडो के घर में पाता है। उसका पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा होता है। कुछ दिन आराम करने के बाद जब वो थोड़ा संभलता है तो अपने पुराने दोस्त जुवान से मिलने जाता है। जुवान उसे जिंदा देखकर हैरान और खुश दोनों हो जाता है। उसकी आंखों में सच्ची दोस्ती दिखती है। डायसू उसे वो पुराने टेप सुनाता है जो उसे उस बिल्डिंग से मिले थे जहां उसे बंद रखा गया था। जैसे जैसे वो क्लूज जोड़ते हैं, डायसू के दिमाग में खतरनाक डाउट पैदा होता है, कहीं मीडो भी इस सब में शामिल तो नहीं। शक इतना बढ़ जाता है कि वो मीडो से शक्ति से पेश आता है, उसे डराकर सच निकलवाने की कोशिश करता है। तभी फोन बजता है, जुवान का कॉल आता है। उसने किडनैपर्स की लोकेशन ढूंढ ली होती है। वो बताता है कि वो आदमी डायसू के पास वाले फ्लैट में ही रहता है। ये सुनते ही डायसू बिना सोचे भागता है। उसके अंदर गुस्सा और क्यूरियोसिटी दोनों उबल रहे होते हैं। जब वो फ्लैट में पहुंचता है, किडनैपर उसका इंतजार कर रहा होता है। सब कुछ एक ट्रैप जैसा लगता है, जैसे वो सब पहले से ही प्लान कर चुका हो। 15 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। डायसू उसे मारना चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा वो सच जानना चाहता है कि उसे क्यों किडनैप किया गया। किडनैपर बस हल्का सा मुस्कुराता है और उसके साथ माइंड गेम खेलना शुरू कर देता है। वो कोई भी सीधा जवाब नहीं देता, बस उसके दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। फिर वो बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है, डायसू को और भी बेचैन छोड़कर। बाद में डायसू और मीडो मिलते हैं और उसे एहसास होता है कि मीडो सच में इस सब में शामिल नहीं थी। दोनों शहर छोड़ देते हैं, जैसे सच की तलाश में एक नई जर्नी शुरू हो रही हो। वो साथ वक्त गुजारते हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। धीरे धीरे पजल के पीसेस फिट होने लगते हैं। आखिर उन्हें किडनैपर का नाम मिलता है। उसका नाम होता है वू जिन और एक लड़की के नाम भी मिलता है जो होता है सुआ। दोनों लोग उसके स्कूल में पढ़ते थे। डायसू जुवान को फोन करता है और पूछता है कि क्या उसे इन लोगों के बारे में कुछ याद है। जुवान कहता है कि वूजिन के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन सुआ के बारे में वो कुछ बुरी बातें बताता है कि स्कूल में उसके कैरेक्टर पर बहुत सवाल थे और बदनामी के बाद उसने सुसाइड कर लिया। उन्हें पता नहीं होता ये बात कोई और भी सुन रहा है। साइबर कैफे में बैठा वूजिन सब कुछ सुन रहा होता है, क्योंकि वो डायसू को ट्रैक कर रहा होता है। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है, आंख में पुराना दर्द उभर जाता है। गुस्से में वो जुवान को मार देता है। फिर वो सीधा डायसू से बात करता है। उसकी आवाज में सिर्फ नफरत होती है। वो कहता है जिसके बारे में तुम लोग घटिया बातें कर रहे थे वो मेरी बहन थी और वो बिल्कुल साफ थी। वो बताता है उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। ये सुनते ही डायसू का खून खौल उठता है। दर्द, शौक और गुस्सा सब एक साथ आ जाते हैं
और तब कहानी धीरे धीरे फ्लैशबैक में मुड़ती है। एक दिन डायसू एक शॉप में बैठा होता है और एक लड़की को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है, जैसे कोई पुराना राज वापस जिंदा हो रहा हो। बात होती है स्कूल के दिनों की। वूजिन की बहन सुआ एक ग्राउंड में साइकिल चला रही होती है। हवा चल रही होती है और वो बिल्कुल केयर फ्री लग रही होती है। डायसू वही थोड़ी दूर सिगरेट पी रहा होता है। दोनों की नजर मिलती है और धीरे धीरे बात शुरू हो जाती है। डायसू स्कूल में काफी पॉपुलर होता है, थोड़ा नॉटी, थोड़ा चार्मिंग, इसलिए दोनों की दोस्ती बहुत ही जल्दी हो जाती है। उसे याद आता है वूजिन अपनी बहन सुआ की फोटोज ले रहा होता है। दोनों बच्चों की तरह हंस रहे होते हैं। वूजिन को फोटोग्राफी का बहुत शौक होता है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें उनका क्लोजनेस अजीब लगता है और समझना मुश्किल होता है। डायसू ये सब छुप कर देख लेता है क्योंकि वो सुआ को ढूंढ रहा होता है। शायद उस वक्त वो इतने क्लोज होते हैं कि उन्हें अपने एक्शंस का मतलब भी पूरी तरह समझ नहीं आता। लेकिन फिर एक गलती हो जाती है। डायसू ये बात सिर्फ एक दोस्त को बता देता है, लेकिन स्कूल में अफवाह आग की तरह फैल जाती है। लोग बातें करने लगते हैं, कहानियां बनाने लगते हैं। इस प्रेशर में आकर सुआ सुसाइड कर लेती है। प्रेजेंट में डायसू ये सब मीडो को बताता है और फिर डिसाइड करता है अब वक्त आ गया है वूजिन का सामना करने का। वो मीडो को एक इमोशनल गुड बाय बोलता है और सीधा उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है जहाँ वूजिन रहता है। जैसे ही वो बिल्डिंग में घुसता है, वूजिन खुद वहाँ आ जाता है और उसे अपने पेंट हाउस ले जाता है। अंदर जाते ही वूजिन का आदमी डायसू पर हमला कर देता है, लेकिन डायसू अपने सालों की ट्रेनिंग का पूरा गुस्सा उन पर निकाल देता है। वो सबको बुरी तरह पीटता है। जब वो वूजिन के बॉडीगार्ड को मारने ही वाला होता है, वो कहता है एक बार वूजिन से शांति से बात कर ले, उसे सब जवाब मिल जाएंगे। इधर मीडो घर पर डायसू के लिए दुआ कर रही होती है कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। पेंट हाउस में वूजिन सच बताना शुरू करता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी बहन के रिश्ते की बात स्कूल में फैली। लोगों ने उसे जज किया, उसके बारे में घटिया बातें की, किसी ने ये तक कहा कि वो प्रेग्नेंट है। डायसू गुस्से में कहता है गलती तुम्हारी थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब वूजिन कहता है जो गलती मैंने की वही तुमने भी की है। फिर वो रिवील करता है मीडो से तुम्हारी मुलाकात भी मेरी प्लानिंग थी, मैंने ही सब सेट किया था। असली सवाल ये नहीं था कि उसे 15 साल बंद क्यों रखा, बल्कि ये था कि उसे छोड़ क्यों दिया। वूजिन एक बॉक्स दिखाता है, उसमें फोटोज होती हैं डायसू की वाइफ और उसकी बेटी की बचपन से लेकर बड़े होने तक की तस्वीरें। जैसे जैसे फोटोज आगे बढ़ती हैं, बेटी का चेहरा मीडो से मिलने लगता है। डायसू समझ जाता है जिससे वो प्यार करता था वो उसकी अपनी बेटी थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो वूजिन पर हमला करता है, लेकिन बॉडीगार्ड उसे रोक लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है। तब वूजिन खुद अपने बॉडीगार्ड को गोली मार देता है, जैसे अब उसका काम खत्म हो गया हो। वूजिन फोन पर मीडो से बात करवाता है। उसके सामने एक बॉक्स रखा होता है। डायसू चीख कर कहता है मत खोलना, क्योंकि उसमें सारे सबूत होते हैं कि डायसू उसका बाप है। वो वूजिन के सामने गिरकर भीख मांगता है, माफी मांगता है, रो पड़ता है, बुरी तरह टूट जाता है। अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी जुबान तक काट देता है और वूजिन के सामने रख देता है। वूजिन सेटिस्फाई होकर अपने आदमी को कहता है बॉक्स मत खोलना। अब वूजिन का बदला पूरा हो चुका होता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सुआ ब्रिज पर खड़ी होती है। डायसू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, और वो कूदकर सुसाइड कर लेती है। प्रेजेंट में वूजिन खुद को गोली मार लेता है क्योंकि अब उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। आखिर में डायसू हिप्नोटिस्ट के पास जाता है, अपनी यादें मिटाने की रिक्वेस्ट करता है ताकि वो मीडो के साथ जी सके बिना सच के बोझ के। वो ठीक वैसा ही करती है। इसके बाद डायसू की आंख खुलती है। स्नोफॉल हो रहा होता है। डायसू और मीडो मिलते हैं। वो उसे गले लगाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है। पता नहीं वो सब भूल गया है या अभी भी याद है, और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।